अध्याय 9 आलोचना का महत्व। अब्राहम लिंकन ने एक बार अपने विरोधियों के विरोध के उत्तर में कहा कि यदि मैं अपने प्रति लिखी गई प्रत्येक आलोचना और लगाए गए इल्ज़ामों को पढ़ूं, तो मेरे इस कार्यालय में कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकेगा सिवाय इसके कि मैं उनके उत्तर ही देता रहूं। मैं कार्य को जितनी अच्छी तरह करता हूँ, इस प्रकार मैं प्रारंभ से अंत तक करता रहूँगा। यदि अंत में बुरा भी हुआ तो मैं चाहे जितनी सफाई देता फिरूं कि नहीं मैं सही रास्ते पर था, वह व्यर्थ होगा। और यदि अंत में भला भी हुआ तो आज जो कुछ मेरे बारे में कहा जा रहा है उसका कोई मूल्य ही न रहेगा। एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के डायरेक्टर ने एक दिन अपने सचिव से कहा, इस सूची में उन लोगों के नाम चुनो जिन्होंने मेरी सबसे कटु आलोचना की है। जब यह सूची भी बन गई तो सचिव ने पूछा, इन सब का पर क्या दावा किया जाएगा? दावा? कैसा दावा? डायरेक्टर बोला, इन सब में जो कटु आलोचक पहले नंबर पर होगा उसे मैं अपने समाचार पत्र का संपादक बनाऊंगा। ऐसा क्यों? सचिव ने कहा, मैं तो समझता था कि आप इन पर मानहानि का दावा करेंगे। तुम गलत समझते हो। डायरेक्टर एक गहरा निश्वास लेकर बोला, मेरा अनुभव है कि सबसे कटु आलोचक ही सबसे सच्चा हितैषी होता है, और जो सच्चा हितैषी है उसे क्या मैं अपने पत्र का संपादक न बनाना चाहूँगा? सचिव केवल औपलक उसका मुख ही ताकता रह गया। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार फ्लोरेंस ने दोनातोलियो की कलाकृतियों की प्रायः आलोचना हुआ करती थी। एक बार उसको कुछ मूर्तियां बनाने के लिए पीसा बुलाया गया। पीसा जाकर दोनातोलियो ने कुछ दिव्य मूर्तियां बनाई। उन्हें देखकर हर कोई प्रशंसा के पुल बांधने लगा। दोनातोलियो को पीसा में ही कुछ और मूर्तियां बनाने के लिए कहा, जिसे उसने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। एक साथी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा, मुझे डर है कि प्रशंसा सुन सुनकर मैं कहीं इतना आत्मसंतुष्ट न हो जाऊं कि मेरी कला ही अवरुद्ध हो जाए। फ्लोरेंस में अपने आलोचकों की कृपा से मैं कभी आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाया और अपना कला में उत्तरोत्तर सुधार करता रहा हूँ। उपरोक्त दोनों उदाहरणों से आलोचनाओं का महत्व कितना अधिक है यह स्पष्ट होता है। संसार का यह नियम है कि अपनी आँखों से अपनी कल्पना के अनुसार सब कुछ देखना चाहती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि दुनिया उनकी इच्छाओं के अनुसार चले, और जब यह नहीं होता तो लोग आपस में एक दूसरे के दोष निकाल देते हैं तथा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। लोगों की यह आलोचना समझदार व्यक्तियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वे इससे डरते नहीं अपितु ऐसी आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। वास्तव में यह आलोचना ही उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनती है। जिनमें आत्मविश्वास ही नहीं होता उन लोगों को आलोचना से डर अवश्य लगता है। पर आज वर्तमान में ऐसे कितने लोग हैं? कितनों को आलोचनाओं की ज़रूरत पड़ती है? कितने आलोचना का स्वागत करने को तत्पर रहते हैं? अधिकतर लोग तो ऐसे होते हैं कि यदि कोई हमारी भलाई के लिए भी हमारी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो हम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि फिर लोग हमारी भूलें अथवा कमियां बताना या आलोचना करना ही बंद कर देते हैं। इस प्रकार हम अनजाने में ही अपनी हानि कर बैठते हैं। इसलिए जब हमें संतुलित बुद्धि, कर्मनिष्ठा और आत्मविश्वास नहीं होगा, हम इस दोष को ढूंढने की आदत से हमेशा परेशान होते रहेंगे। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और प्रत्येक व्यक्तित्व के विकास के लिए आलोचनाओं का स्वागत करना और उससे पूरा लाभ उठाना बहुत ही आवश्यक है। हम इसे माने या ना माने,
आलोचनाएं हमारे जीवन संग्राम में होने वाले ऐसे आक्रमण हैं जो हमारी शक्ति को बढ़ाते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने कमरे की दीवार पर यह लिखा था, आलोचनाओं से बचने के लिए कुछ बोलो मत, कुछ करो मत और कुछ सोचो मत। एकदम सच्ची बात है। मनुष्य जितना ऊंचा चढ़ता है, जितना अधिक कार्य करता है, उतनी ही मौलिकता उसमें आ जाती है और तब लोगों की दृष्टि से बचना असंभव हो जाता है। फिर क्यों न हम पहले से ही ऐसी आशा रखें और स्वयं को इसके लिए तैयार कर लें, किंतु बिना वजह आलोचनाओं को न्योता न दें, उन्हें आमंत्रित न करें। आलोचनाओं से हम इसलिए डरते और घबराते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हम ठीक ढंग से कार्य करेंगे तो लोग आलोचना ही क्यों करेंगे। लेकिन आप क्या यह भूल गए कि संसार में एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। अभी संसार में ऐसी कोई विधि न निकल पाई है जिससे हर किसी को पूरा पूरा संतोष दिया जा सके। संसार के अधिकतर लोग गांधी जी की प्रशंसा करते हैं, किंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो उनके कार्यों को गलत समझते थे, इसलिए उन पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी। वह गॉडसे था। अधिकांश लोगों ने अपने बचपन में यह कहानी अवश्य पढ़ी होगी कि एक पिता अपने पुत्र के साथ यात्रा पर निकला था। उसने गधे को भी अपने साथ ले लिया, किंतु गधे पर कोई बोझ न था। उन पर लोगों को देखकर लोगों ने कहा, कैसे मूर्ख हैं जो जानवर के खाली होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। यह सुनकर पिता ने पुत्र को गधे पर बिठा दिया। अभी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक दूसरा व्यक्ति मिला जिसने पुत्र को कोसा कि बेचारा बूढ़ा तो पैदल चल रहा है और आप गधे पर बैठे जा रहे हैं। यह सुनकर पुत्र गधे से उतर गया और उसने पिता को उस पर बिठा दिया। फिर पहले जैसी हालात पैदा हो गई। लोगों ने पिता की भर्त्सना करनी शुरू कर दी क्योंकि छोटा लड़का पैदल चल रहा था और पिता गधे पर बैठा जा रहा था। पिता ने पुत्र को भी गधे पर बिठा लिया। लोगों को किसी प्रकार चैन न था। वे अब भी उनकी आलोचना कर रहे थे। देखो कैसे पापी हैं जो बेचारे गधे की जान निकाल दे रहे हैं। कोई अन्य बोला, वाह, एक गधे पर दो गधे बैठे हैं। यह सुनकर पिता और पुत्र गधे से उतरे और फिर उन्होंने गधे को रस्सी से बांधकर एक लाठी के सहारे लटकाया और उसे कंधे पर ले चले। लोग उन्हें फिर से दुत्कारने लगे। जब अधिक सुनना सहन नहीं हुआ तो उन्होंने गधे को पुल पर ला पटका और तभी गधे ने ऐसी दुलत्ती मारी कि पिता और पुत्र दोनों पुल से नीचे बहती नदियाँ में जा गिरे और डूब गए। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा कार्य क्यों न करें, लोग तो आपकी गलती निकालेंगे ही और आलोचना से भी न चूकेंगे। इससे बचना तो नितांत असंभव है। फिर आलोचनाओं से क्या डरना। निर्भय होने के बाद आप में यह आत्मिक शक्ति होनी चाहिए जिससे आप उस आलोचना का निर्णय कर सकें और अपने निर्णय को जीवन में भी उतार सकें। एक ऐसे ही निर्भर और गंभीर व्यक्ति की बात सुनिए। सदा उतावला रहने वाला एक व्यक्ति एक दिन मुंबई से विमान में चढ़कर एक गंभीर राजनीतिक नेता के पास आया और भेंट के लिए प्रार्थना की। कोलकाता के एक समाचार पत्र ने नेताजी के संबंध में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें उनकी और उनके कार्यों की कटु आलोचना की गई थी। इस उतावले व्यक्ति ने नेताजी को वह समाचार पत्र दिखाकर कहा, क्या मैं इसके संपादक से अपने पत्र में आपसे क्षमा मांगने के लिए कह दूं? यदि वह न माने तो उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा क्यों न चलाऊं? उसकी बात को सुनकर नेताजी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, भाई,
कुछ करने से पहले तनिक विचार करिए। मेरी समझ में जो आप करना चाहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। उस समाचार पत्र को मंगवाने वालों में से आधों ने तो उस लेख को देखा भी न होगा, और उनमें से आधों ने तो देखा भी होगा तो समझा ना होगा, और जिसने समझा होगा उसने उस पर विश्वास न किया होगा, और उनमें भी आधे व्यक्तियों ने जिन्होंने उस पर विश्वास किया होगा उनका अपना कोई महत्व नहीं। तनिक सोचिए, कितनी बुद्धिमानी से नेताजी ने उस उतावले व्यक्ति को शांत कर उसे एक बड़ी भूल करने से बचा लिया। आलोचना सदा सच नहीं होती। यदि सभी आलोचनाओं को सच मानकर आप उन्हीं के इशारों पर चलने लगें तो आप घड़ी के पेंडुलम की तरह सदा ऊपर और नीचे होते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी तहलका मचाने वाली एक घटना 1929 ईस्वी में घटी। सारे अमेरिका के विद्वान उस दृश्य को देखने शिकागो में एकत्रित हो गए। दरअसल हुआ यूँ कि कुछ साल पहले रॉबर्ट नाम का एक युवक कपड़े सुखाने के लिए डोरियां आदि बेचने का काम किया करता था, किंतु कुछ ही सालों में वह अमेरिका के सबसे समृद्ध विश्वविद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के शिकागो विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट बन गया। उस समय उसकी अवस्था मात्र 20 वर्ष की थी। यह एक अभूतपूर्व घटना थी। वृद्ध शिक्षा शास्त्रियों ने अनेक आशंकाएं व्यक्त की। उस युवक पर निंदा और आलोचनाओं की बौछार होने लगी। लोग कहते हैं यह ऐसा है, वैसा है, अनुभवहीन है, शिक्षा संबंधी उसके विचार बेढंगे हैं, जितनी मुँह उतनी बातें। यहाँ तक कि समाचार पत्रों में उसकी आलोचना छपनी शुरू हो गई। जिस दिन रॉबर्ट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने वाला था, उसके पिता मेनार्ड को एक मित्र ने जाकर कहा, आज समाचार पत्र में तुम्हारे पुत्र की आलोचना पढ़कर मैं हतप्रभ रह गया। हाँ, मेनार्ड ने उत्तर दिया, अपेक्ष कटु था, किंतु याद रखो कि मृत पशु को कोई लात नहीं मारता, और हाँ, पशु जितना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा उतना ही अधिक संतोष अन्यों को उसे लात मारकर होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में एडवर्ड अष्टम कहलाए, इस कथन के स्पष्ट प्रमाण हैं। बात उन दिनों की है जब ड्यूक ऑफ विंडसर डेवनशायर के डार्थमाउथ कॉलेज में शिक्षा ले रहे थे। वह कॉलेज अन्नापोली के नेवल एकेडमी की श्रेणी का था। एक दिन एक नौसेना अधिकारी ने उन्हें रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। पहले तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में सब सच सच बता दिया कि नौसेना के कैडेट उन्हें लाते मारते हैं। कॉलेज के कमांडर ने उन लड़कों को बुलाया और समझाया कि यद्यपि राजकुमार ने कोई शिकायत नहीं की है, तो भी मैं यह जानता हूँ कि इस घृष्ट व्यवहार के लिए तुमने अकेले राजकुमार को ही क्यों चुना। बात नानुकुर करने के बाद अंततः उन लड़कों ने बताया कि वे चाहते हैं कि बड़े होकर शाही नौसेना के कैप्टन या कमांडर बनकर वे यह समझ सकें कि उन्होंने कभी बादशाह को भी लाते मारी है। इसलिए जब कभी आप पर लाते पड़े या आप पर आक्षेप किया जाए अथवा आपकी आलोचना हो, तो आप सदा याद रखिए कि लात मारने वाला अथवा आपेक्ष या आलोचना करने वाला अपने आप को महत्व देने के लिए ही ऐसा करता है। इसका अर्थ प्रायः यह होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी ओर लोगों का ध्यान खींचता है। अपने से अधिक सफल लोगों की आलोचना करके बहुत से लोगों को वास्तविक संतोष मिलता है। शोपेनहावर ने लिखा है, निकम्मे लोग बड़े लोगों की भूलों और दोषों से बहुत खुश होते हैं। ड्वायन टिप्थी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवार की भर्त्सना करने में बड़ा आनंद आता था। उसने जनता को आगाह किया कि यह उम्मीदवार यदि प्रेसिडेंट चुन लिया गया तो हमारी पत्नियां और पुत्रियां वैध वेश्यावृत्ति की शिकार बन जाएंगी, चाहे संयत रूप से ही हो, पर अपमानित होगी, भ्रष्ट हो जाएगी, शील और सौजन्य से दूर जा पड़ेगी तथा ईश्वर और
पुरुष से घृणा करने लग जाएगी। यह भर्त्सना टॉमस जेफरसन की थी, उस अमर जेफरसन की थी जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की चर्चित लेखक एवं प्रजातंत्र का पुजारी और संत था। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिसे धूर्त, धोखेबाज और पराया हत्यारा कहा गया था? एक समाचार पत्र में उसका व्यंग चित्र छपा था, जिसे गिलोटाइन, जहां मृत्युदंड देने के लिए एक आदमी को खड़ा किया जाता है, के ऊपर उसे खड़ा किया गया था और उसका सिर उड़ाने के लिए एक बड़ा खंजर बनाया गया था। इसी के फलस्वरूप जब वह व्यक्ति रास्ते से गुजरता तो लोग उस पर व्यंग कसते तथा साथ ही अपनी घृणा का प्रदर्शन भी करते। जानते हैं वह व्यक्ति कौन था? वह जॉर्ज वॉशिंगटन था, जिसने किसी की चिंता न करते हुए भी अपने सकारात्मक व्यक्तित्व पर अधिक विकास किया। मेजर जनरल गिमलेट को जवानी के दिनों में लोकप्रिय होने की तीव्र लालसा थी। प्रत्येक व्यक्ति पर वह अच्छा प्रभाव जमाना चाहता था। उन दिनों साधारण सी आलोचना भी लोगों को चुभ जाया करती थी, किंतु नौसेना में 30 वर्ष कार्यरत रहने पर गिमलेट की त्वचा इतनी मोटी हो गई थी कि आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार गिमलेट ने कहा था, मेरा अपमान किया गया, मुझे गिराया गया और जितना और नीच आदि कहकर मेरी भर्त्सना की गई। कई विशेषज्ञों ने मुझे कोसा भी, जितनी हो सकती थी बद्दुआएं दी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की और न ही कभी किसी की ओर आंख उठाकर ही देखा। संभव है वृद्ध गिमलेट आलोचना की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा करते हों, किंतु यह तो निश्चित है कि हम में से कई लोग बात का बतंगर बना देते हैं तथा मामूली सी बात को गंभीर रूप दे देते हैं। परमार का कहना है कि लोग दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि अन्य लोगों के बारे में कब और कहाँ क्या कहा गया है। वह तो सोते जागते अपनी ही चिंता में लगे रहते हैं। ऐसे लोग मौत से ज़्यादा अपने मामूली से सिरदर्द की परवाह करते हैं। यहाँ हम एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं जिसका नाम एडमिरल पेरी था और वह एक अन्वेषक था। 6 अप्रैल 1909 को कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में बैठकर और उत्तरी ध्रुव पहुंचकर उसने संसार को चकित और रोमांचित कर दिया। इस सिद्धि लाभ के लिए कितने ही लोगों ने अनगिनत कष्ट झेले और अपने प्राणों की आहुति दी थी। पेरी भी सर्दी और भूख से मृतप्राय हो चुका था। उसके पैरों की उंगलियां बर्फ के कारण इतनी गल और फट गई थी कि उन्हें काट देना पड़ा। अपने दुर्भाग्य से वह इतना विकल हो चुका था कि उसे पागल हो जाने की आशंका रहने लगी थी। इधर वाशिंगटन में नौसेना के अधिकारी उसकी ख्याति एवं चर्चा को लेकर जल भूनकर खाक हो रहे थे। उन्होंने ईर्ष्या से जलकर उस पर आरोप लगाया कि वैज्ञानिक अन्वेषण के नाम पर धन जमा कर वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश में कहीं भटक कर समय व्यतीत कर रहा था। एडमिरल पेरी को नीचा दिखाने तथा उसकी प्रगति को रोकने का नौसेना के अधिकारियों का संकल्प इतना उग्र था कि प्रेसिडेंट मैकिनले को उसे उत्तरी ध्रुव में अपनी खोज जारी करने के लिए नौसेना विभाग की जानकारी के बिना सीधी आज्ञा भेजनी पड़ी और इस प्रकार वह अपना काम जारी रख सका। यदि पेरी नौसेना विभाग में ही बैठे बैठे काम करता रहता तो क्या कोई उसकी इतनी आलोचना करता? नहीं, क्योंकि तब वह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि दूसरों में ईर्ष्या जाग जाए। जनरल ग्रांट का अनुभव तो पेरी के अनुभव से भी कटु था। उसने एक महान निर्णायक युद्ध जीता था। उत्तरी अमेरिका की वह पहली विजय थी। उस विजय ने देखते ही देखते ग्रांट को राष्ट्र नायक बना दिया। यहाँ तक कि सुदूर पूर्व में भी उसका गहरा प्रतिघात हुआ। उस विजय के कारण चर्च के घंटे बज उठे। मैन से मिसिसिपी तक के दोनों किनारों पर बसी बस्तियों में हर्ष एवं उल्लास की लहर थिरक उठी, किंतु उस महान विजय का महान विजेता उत्तर का वीर ग्रांट 6 सप्ताह बाद ही बंदी बना लिया गया। उसके कमांड से सेना हटा ली गई। निराशय और अपमान से भरकर वह खूब रोया।
विजय के चरमोत्कर्ष के समय ही जनरल ग्रांट को क्यों बंदी बना लिया गया? मुख्यतः इसलिए कि उसने अपने हठधर्मी स्वभाव से अधिकारियों के हृदय में ईर्ष्या एवं स्पर्धा की ज्वाला भड़का दी थी। यदि आप अनुचित आलोचना से चिंतित हो जाने के आदी हो तो इसे याद रखिए कि अनुचित आलोचना परोक्ष रूप में आपकी प्रशंसा ही है। यदि हम पर आरोप लगाए जाए, हमारी खिल्ली उड़ाई जाए, निंदा की जाए या पीठ में छुरा भोंका जाए या अपने अभिन्न मित्रों द्वारा हमारे साथ विश्वासघात हो, तो भी हमें आत्मग्लानि से दुखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्मरण कर रखना चाहिए कि ईसा के साथ भी ऐसी ही बातें हुई थी। उनके 12 अन्य साथियों में से एक आज के मूल्यों के अनुसार केवल $18 की रिश्वत के कारण विश्वासघात कर गया। एक और साथी ने उन्हें दुर्दिनों में छोड़ दिया और सौगंध खाकर 3 बार घोषणा की कि वह उन्हें नहीं जानता। इस प्रकार प्रति 6 साथियों में एक ईसा के लिए विश्वासघाती सिद्ध हुआ। फिर हम उससे अच्छे परिणाम की आशा कैसे रखें? वर्षों पहले मैंने यह जान लिया था कि लोगों को मैं अनुचित आलोचना से नहीं रोक सकता, किंतु मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य अवश्य कर सकता हूँ, और वह है इस बात का निश्चय कि मुझे अनुचित आलोचना से परेशान नहीं होना चाहिए। यह कथन लेविस का है, जिसने इस विषय पर गंभीर अध्ययन किया था। उसका यह भी कहना था, मैं यह नहीं कह सकता कि आप सच्ची आलोचना की अवज्ञा करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यह कहता हूँ कि आप अनुचित आलोचना की उपेक्षा करें। व्हाइट हाउस में कार्य करने वाली एलिनोर रूजवेल्ट ने अपनी बहन को सलाह दी थी, अपने मन में जो उचित समझो करो, आलोचनाएं तो होगी ही, चाहे तुम कुछ करो या न करो। अमेरिकन राष्ट्रीय कॉरपोरेशन के अध्यक्ष मैथ्यू का कहना है, मैं पहले आलोचना से उत्तेजित हो जाता था। मैं चाहता था कि मेरे संगठन के सभी कर्मचारी मुझे पूर्ण रूप से पुरुष समझे, और यदि कोई ऐसा न समझता तो मुझे बड़ा क्लेश होता। पहले मैं आलोचना करने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करता, किंतु ऐसा करने से मैं किसी और को नाराज एवं उत्तेजित कर बैठता। जब मैं उस व्यक्ति से मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करता तो दूसरे लोग भड़क उठते। अंततः मुझे विदित हुआ कि व्यक्तिगत आलोचना से मर्माहत हुए लोगों के हृदय पर जितना अधिक मरहम लगाने की कोशिश करता हूँ, मेरे शत्रुओं की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ती है। तब मैंने मन में विचार किया कि सामान्य लोगों से ऊपर उठकर चलने पर आलोचना अवश्य होगी, इसलिए उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाना ही अच्छा है। इस विचार ने मुझे अत्यधिक सहायता दी। तब से मैं भरसक उत्तम कार्य करता हूँ और आलोचनाओं की उपेक्षा भी करता हूँ। डिम्स टेलर तो आलोचनाओं को स्वीकार करता था और बाद में जनता में उनकी खिल्ली उड़ाता। जब एक रविवार की दोपहर को वह आयोजित न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा पर विश्रांति के समय टिप्पणी कर रहा था, एक महिला ने पत्र लिखकर उसे झूठा, धोखेबाज, विषैला और भीरू कहा। आगामी सप्ताह में ही उसने वह पत्र रेडियो पर लाखों सुनने वालों को पढ़कर सुनाया। उसने अपनी पुस्तक मैन एंड म्यूजिक में लिखा है कि रेडियो पर पत्र पढ़े जाने से कुछ दिनों बाद भी उस महिला का ठीक वैसा ही पत्र बिना किसी परिवर्तन के मुझे फिर से प्राप्त हुआ। मैं नहीं समझता कि महिला ने उस रेडियो भाषण की कोई परवाह नहीं की। जरूर की होगी। आलोचना को इस प्रकार ग्रहण करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता। मैं उसकी गंभीरता, उसके दृढ़ संतुलन और विनोदी स्वभाव का सचमुच प्रशंसा करता हूँ। भारत के भर्तृहरि नाम के एक राजा, उनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। एक दिन वे नदी किनारे लेटे हुए थे। उन्होंने रेत का तकिया बनाया हुआ था। कुछ स्त्रियां जो पानी भरने जा रही थी उधर से गुजरी।
भर्तृहरि को देखकर वह आपस में बतियाने लगी। राजपाट छोड़ दिया, आदतें नहीं छोड़ी। भर्तृहरि ने ये बातें सुनी। उन्होंने रेत का तकिया हटा दिया और सिर के नीचे बाँह रखकर लेट गया। पानी भरकर लौटी स्त्रियों ने जब भर्तृहरि को उस मुद्रा में देखा तो उनकी प्रतिक्रियाएं थी, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। जब यह बात भर्तृहरि ने सुनी तो वे सहज हो गए। उन्हें याद आया नीति शास्त्र का वह श्लोक जिसमें उल्लेख है कि सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति इस बात की परवाह नहीं करते कि नीतिवान लोग उनकी निंदा कर रहे हैं या स्तुति। लक्ष्मी आ रही है या जा रही है, मृत्यु तत्काल है या वर्षों बाद। अनुचित आलोचना के शिकार होने वाले लोगों के लिए यह सभी बातें बड़े काम की हैं। यदि आप अपने सकारात्मक व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो आपके लिए यही अच्छा है कि आलोचना को अधिक महत्व न दें और न ही उनके फेर में पड़ने की आदत डालें, क्योंकि आलोचना से ग्रसित होने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता और मन से सदा दुखी रहता है। अधिकांश लोग अपने संबंधियों, मित्रों और घर बाहर के लोगों को इस बात की अनुमति देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता है। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार डर के सामने हार मानता है वह जानता है कि इससे कितनी बड़ी हानि होती है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और साथ ही कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी। बहुत से लोग व्यवसाय में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। इस मामले में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। अधिकतर लोग स्वयं के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या वे करियर चुनने को भी नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें संबंधियों और मित्रों की आलोचना का डर होता है, जो कह सकते हैं कि अधिक ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ वरना लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। कब मनुष्य आलोचना से डरने लगा यह कोई भी ठीक नहीं बता सकता, किंतु एक बात तो निश्चित है कि मनुष्य में यह डर बहुत ही विकसित रूप में विद्यमान है। आलोचना का मूलभूत डर मनुष्य की प्रकृति में है, जो न केवल अपने साथी व्यक्ति की वस्तुओं को छीनता है बल्कि उसके चरित्र की आलोचना करके अपने कार्य को उचित भी ठहराता है। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि कोई चोर उस व्यक्ति की आलोचना करेगा जिसका सामान वह चुरा रहा है। राजनेता पद चाहते हैं किंतु वे इसके लिए अपनी योग्यताएं या गुणों का प्रदर्शन नहीं करते बल्कि अपने विरोधियों पर कीचड़ उछालते हैं। कपड़ों के निर्माता अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं। वे आलोचना के इस मूलभूत डर का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते। हर मौसम में कपड़ों के स्टाइल बदल जाते हैं। यह स्टाइल कौन तय करता है? निश्चित रूप से कपड़ा खरीदने वाला तो नहीं करता, ऐसा तो निर्माता ही करता है। तो फिर वह स्टाइल को जल्दी क्यों बदलता है? इसका उत्तर यह है कि वह स्टाइल इसलिए बदलता है कि ताकि अधिक कपड़ा बेच सके। इसी प्रकार कार के निर्माता भी समय समय पर कार के मॉडल बदलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस कार को चलाना पसंद नहीं करता जो लेटेस्ट स्टाइल की न हो। हम वह उपाय बता रहे हैं जिससे लोग आलोचना के डर से प्रभावित होते हैं। जब मामला जीवन की छोटी चीज़ों के बारे में हो, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ले लीजिए जो मानसिक परिपक्वता की आयु में पहुंच गया हो, और यदि आप उसके मस्तिष्क के गोपनीय विचारों को पढ़ सकें तो पाएंगे कि उसे उन अधिकांश कहानियों में अविश्वास है जो उसे सिद्धांतवादियों के कुछ दशक पूर्व सिखाई थी। आज के प्रबुद्धता के दौर में भी औसत आदमी
कहानियों में अपने विश्वास को अस्वीकार करने से संकोच करता है, क्योंकि वह आलोचना से डरता है। ऐसा समय था, यह कोई बहुत पहले की बात नहीं है, जब आलोचना का परिणाम गंभीर दंड हुआ करता था, और आज भी कई देशों में है। वस्तुतः आलोचना का डर व्यक्ति के उसकी पहल करने की शक्ति छीन लेता है, उसकी कल्पना शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी वैयक्तिकता को सीमित कर देता है, उसका आत्मविश्वास छीन लेता है और सैकड़ों अन्य उपायों से उसे हानि पहुंचाता है। यदि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो तो माता पिता प्रायः अपने बच्चों की आलोचना करके उनको अस्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। आलोचना सेवा का एक ऐसा प्रकार है जो बहुतायत में पाया जाता है। हर व्यक्ति के पास इसका थोक स्टॉक होता है जो वह लगातार सप्लाई करता रहता है, चाहे सामने वाले को इसकी आवश्यकता हो या न। इसको एक अपराध माना जाना चाहिए कि कोई माता पिता अनावश्यक आलोचना के द्वारा अपने बच्चे के मस्तिष्क में हीन भावना भर दे। जो प्रबंधक मानव स्वभाव को समझते हैं, वे अपने कर्मचारियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आलोचना नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव का सहारा लेते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के साथ इसी तकनीक का प्रयोग करके यही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आलोचना मनुष्य के हृदय में भय, घृणा का पौधा लगा देती है, किंतु यह प्रेम या स्नेह का बीज नहीं बो सकती। जिन लोगों में आलोचना का डर समाया होता है, वे कभी भी योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद।